Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel, Systematic Way to Physics. Now we are going to study again very important topic, that is projectile motion. Projectile motion is a two-dimensional motion under constant acceleration due to gravity. As there is no horizontal force acting on the projectile, so acceleration along x-axis means ax is equal to 0, and when acceleration is equal to 0 means horizontal component of velocity remains constant, because we know when velocity is constant acceleration is 0, और acceleration इसलिए 0 है क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब हम प्रोजेक्टाइल को फेंकते हैं तो जब उसके बाद फोर्स एक्ट नहीं करती है, इसलिए एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहता है, जबकि वाई कंपोनेंट वेलोसिटी चेंज करता है। और वो चेंज करने की वजह क्या है कि वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स ऑफ ग्रेविटी बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही होगी, और इसलिए जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है ये उस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी, और ये एक्सेलरेशन जो होगा वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहलाता है। और ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट इसलिए रहता है क्योंकि प्रोजेक्टाइल की जो वेलोसिटी है वो इक्वली चेंज होती है इन इक्वल टाइम इंटरवल्स। मसलन पहले वो 0 थी, उसके बाद वो 9.8 मीटर पर सेकंड हो जाती है, नेक्स्ट सेकंड में वो 19.6 हो जाती है, उसके बाद 29.4 हो जाती है, और अगर आप चेंज निकालें तो 9.8 मीटर पर सेकंड की चेंज आती रहती है। और अगर आप इस चेंज को टाइम पे डिवाइड कर दें तो एक्सेलरेशन मिलता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो कांस्टेंट रहता है। सो ऐसी मोशन को हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। एक्स कंपोनेंट वेलोसिटी का कांस्टेंट है, वाई कंपोनेंट चेंज करेगा, हॉरिजॉन्टल की तरफ एक्सेलरेशन 0 होगा, जबकि वर्टिकल की तरफ जो एक्सेलरेशन का ए वाई वो इक्वल टू जी होगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। Horizontal projection. In this case, a projectile is projected horizontally from a certain height h with initial velocity vi is equal to vix is equal to vx, mean जो velocity होगी वो complete horizontal होगी। अगर हम अपने घर की छत से एक बॉल को फेंकते हैं और complete horizontal direction में फेंकते हैं तो उस वक्त सिर्फ x कंपोनेंट velocity का मौजूद होगा और y कंपोनेंट मौजूद नहीं होगा, vi y जो होगा वो 0 होगा। लेकिन आफ्टर सम टाइम द बॉल कम्स डाउन ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी, so the vertical component of velocity goes on increasing. If vfx and vfy are the horizontal and vertical component of velocity after some time t, then vf is equal to vi plus at. This is equation number 1. So initially आप देख सकते हैं फिगर में कि जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो वी आई इज इक्वल वी आई एक्स है इज इक्वल वी एक्स कहा गया, और वी आई वाई जो है वो इनिशियल तौर पे वो 0 है। सो एक्स कंपोनेंट वेलोसिटी का कितना आएगा, वी एफ एक्स इज इक्वल वी आई एक्स प्लस ए एक्स टी, क्योंकि ए एक्स तो 0 था, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 था, इसलिए वी एफ एक्स इज इक्वल टू वी आई एक्स ही होगा। एक्स फाइनल एक्स कंपोनेंट जो होगा वो इनिशियल एक्स कंपोनेंट के इक्वल होता है। और ये बात याद रखनी है कि जहाँ मर्जी हम एक्स कंपोनेंट लेंगे वो इनिशियल के इक्वल ही आएगा। तो वी एफ एक्स इज इक्वल टू वी आई एक्स, और उसकी वजह क्या है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल की तरफ किसी किस्म की एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करती है, और अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या एयर रेजिस्टेंस एक्ट कर भी रही हो तो उसको इग्नोर कर देते हैं। नो वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी के लिए वी एफ वाई इज इक्वल वी एफ वाई प्लस ए वाई टी, और वी एफ वाई इज इक्वल टू 0 प्लस जी टी, वी एफ वाई जो होगा वो जी टी के इक्वल होगा। इनिशियल वाई कंपोनेंट 0 होता है और फाइनल वाई कंपोनेंट जो होगा वो जी टी के इक्वल होगा प्रोजेक्टाइल मोशन में। द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ सम टाइम टी कैन बी कैलकुलेटेड एज वी एफ इज इक्वल टू वी एफ एक्स का स्क्वायर प्लस वी एफ वाई का स्क्वायर। वी एफ एक्स जो है वो वी आई एक्स के इक्वल होता है, तो वी आई एक्स का स्क्वायर प्लस वी एफ वाई जो है वो जी टी के इक्वल था, तो जी स्क्वायर टी स्क्वायर। इस तरह हम वाई कंपोनेंट वेलोसिटी का फाइनल कंपोनेंट वेलोसिटी का निकाल सकते हैं आफ्टर सम टाइम। वी एफ इज इक्वल टू वी एक्स का स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर स्क्वायर रूट। इंक्लाइनेशन टू दी हॉरिजॉन्टल आफ्टर सम टाइम जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, tan थीटा इज इक्वल जी टी ओवर वी एक्स। ये फार्मूला भी याद रखना है।
हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर करेगा। तो हॉरिजॉन्टल के लिए हम क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है तो इसलिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे एस इज इक्वल वी टी वाई। एस जो है वो एक्स के इक्वल है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और जो वी होगा वो वी एक्स इंटू टी आ जाएगा। सिमिलरली वर्टिकल डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए एस इज इक्वल वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, और इसमें एस को एच और वी आई को वी आई वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, वी आई वाई ज़ीरो था इसलिए एच जो होगा वो हाफ जी टी स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। ए इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, और यहाँ से टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2h ओवर जी, एंड टी इज इक्वल टू 2h ओवर जी की स्क्वायर रूट। तो ये है टाइम कैलकुलेट करने का जब हम प्रोजेक्टाइल को किसी हाइट से जब हम गिराएंगे। और उस वक्त हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालने के लिए x इज इक्वल टू वी एक्स टी फार्मूला होता है ना, तो t की वैल्यू पुट कर दें, x इज इक्वल टू वी एक्स इंटू 2h ओवर जी की स्क्वायर रूट। Oblique projection. Suppose a body is projected with initial velocity vi at an angle theta and acute angle with the horizontal. जब हम एक बॉडी को हम थीटा एंगल पे फेंकेंगे, थीटा एंगल क्या है, जो ज़ीरो से बड़ा है और 90 से छोटा है, ये एक्यूट एंगल कहलाता है। जब एक्यूट एंगल पे फेंकेंगे किसी बॉडी को जो कि हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा है, उस वक्त उसके जो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक वी आई एक्स और एक वी आई वाई। इनिशियल एक्स कंपोनेंट भी होगा, इनिशियल वाई कंपोनेंट भी होगा। इनिशियल एक्स कंपोनेंट जो है वो वी आई कॉस थीटा होगा, इनिशियल वाई कंपोनेंट जो होगा वो वी आई साइन थीटा होगा। सो वी एफ इज इक्वल टू, और आफ्टर सम टाइम जो उसका वेलोसिटी का कंपोनेंट बनेगा एक्स कंपोनेंट, वो हम जानते हैं वो कांस्टेंट रहेगा। वी एफ एक्स जो होगा वी आई एक्स के इक्वल ही होगा, उसको वी आई कॉस थीटा कहते हैं। एक्स कंपोनेंट रिमेन्स constant throughout the flight, wherever you go x component remains constant. y component के लिए वी वाई इक्वल वी आई वाई प्लस ए वाई टी, क्योंकि ऊपर जाते हुए एक्सेलेरेशन नेगेटिव होता है इसलिए वी एफ वाई इज इक्वल वी आई साइन थीटा माइनस जी टी। सो टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू टी प्राइम इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा ओवर जी। ये सिर्फ एक तरफ का टाइम है, जो ऊपर जाने का टाइम है वी आई साइन थीटा ओवर जी। इसी तरह नीचे आने का टाइम भी वी आई साइन थीटा ओवर जी ही होगा, और टोटल टाइम जो होगा वो हम ऐड कर देंगे, तो टी प्राइम प्लस टी प्राइम टू टी प्राइम टू वी आई साइन थीटा ओवर जी। ये टाइम ऑफ फ्लाइट है, जो ऊपर जाने और नीचे आने का टाइम है। जब ये प्रोजेक्टाइल को हम फेंकते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं किसी एंगल से, तो प्रोजेक्शन से लेकर लैंडिंग तक जो टाइम लगता है दैट टाइम इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट, और वो इक्वल होता है 2 वी आई साइन थीटा ओवर जी के। और मैक्सिमम हाइट का फार्मूला वी आई स्केयर साइन स्केयर थीटा ओवर 2g होता है, और रेंज का फार्मूला आर इज इक्वल वी आई स्केयर साइन 2 थीटा ओवर जी इक्वल होता है। रेंज मैक्सिमम होती है जब थीटा जो है एंगल 45 डिग्री का होता है। सो इक्वेशन नंबर 11 बिकम्स आर मैक्सिमम इज इक्वल टू वी आई स्केयर साइन 2 इंटू 45 ओवर जी, साइन 90 बन जाएगा, साइन 90 इक्वल टू 1 होता है। सो आर मैक्सिमम इज इक्वल टू वी आई स्केयर ओवर जी आ जाएगा। दिस इज द मैक्सिमम रेंज भी है, आर इज टू आर मैक्सिमम साइन 2 थीटा, और ये रिलेशनशिप बन गया बिटवीन रेंज एंड मैक्सिमम रेंज। ये फार्मूला याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आर इज इक्वल टू आर मैक्सिमम इंटू साइन 2 थीटा। इस फिगर में दिखाया गया है कि इनिशियली तौर पे एक्स कंपोनेंट भी मौजूद है और वाई कंपोनेंट भी मौजूद है। उसके बाद कुछ अर्से बाद एक्स कंपोनेंट तो वही रहा, लेकिन वाई कंपोनेंट जो है वो डिक्रीज कर जाता है। हाईएस्ट पॉइंट पे जब पहुँचे तो एक्स कंपोनेंट जो है वो वही रहा, कांस्टेंट रहा, वी ओ एक्स के इक्वल ही रहा, लेकिन वाई कंपोनेंट ज़ीरो हो गया। तो याद रखना है, हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट ज़ीरो होता है और एक्स कंपोनेंट जो होता है वो कांस्टेंट रहता है। फिर नीचे आते हुए एक्स कंपोनेंट तो वही रहा, वाई कंपोनेंट अब बढ़ना शुरू हो गया। और जब हम जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड अगेन देखेंगे एक्स कंपोनेंट अब डाउनवर्ड हो गया, नेगेटिव में आ गया, और एक्स कंपोनेंट जो है वो ज़ीरो के इक्वल, वो कांस्टेंट के इक्वल है। तो y component of velocity is 0 at maximum height, while the range of the projectile is maximum at 45 degree. The range is the same for any two complementary angles. Complementary angles are those whose sum becomes 90 degree. Mean जब एंगल 45 से इक्वल अमाउंट में कम होगा और उतना ही ज़्यादा होगा, उतना ही बढ़ाएंगे, जितना कम करेंगे तो रेंजेस इक्वल होंगे। 44 और 46
अब जो 44 है 45 से एक कम है और 46 45 से एक ज़्यादा है। 43 जो है वो दो कम है और 47 दो ज़्यादा है। सर 40 और 50 5 40 जो है वो 5 45 से कम है और 55 ज़्यादा है। जितना एंगल ज़्यादा करेंगे उतना ही एंगल अगर कम करेंगे तो रेंजेस जो होंगी वो इक्वल होंगी। मतलब if one of the angle is theta, other is 90 minus theta. So we can also relate range and height. याद रखें 4h is equal to r tan theta होता है। 4h is equal to r tan theta। जब थीटा 45 डिग्री होता है r is equal to 4h के इक्वल होगा। थीटा 45 tan 45 1 के इक्वल होता है तो 4h is equal हाइट रेंज होगी वो हाइट से 4 गुना ज़्यादा होगी जब एंगल 45 डिग्री होगा। इसी तरह हाइट में और टाइम ऑफ फ्लाइट में h इज इक्वल टू जी टी स्क्वायर ओवर 8 होता है। h इज इक्वल टू जी टी स्क्वायर ओवर 8 ये फार्मूला भी याद रखना है। Ballistic missile. Unpowered and unguided missiles are called ballistic missiles and the path followed by it is called ballistic trajectory. याद रखिएगा प्रोजेक्टाइल का जो पाथ होता है उसको ballistic trajectory कहते हैं और ballistic trajectory जो होती है वो पैराबोलिक होती है। प्रोजेक्टाइल की जो पाथ होता है वो पैराबोलिक होता है। Ballistic flight is that in which a projectile is given an initial push and is then allowed to fall freely due to inertia and force of action of gravity. Ballistic missiles are useful only for short ranges. It is because to increase the range we have to increase the initial speed, which increases the frictional force, and sometimes the force of friction is more than the gravity. It affects both horizontal and vertical motions. Therefore, it is completely unrealistic to neglect the aerodynamic forces. So trajectory is parabolic if Earth is considered flat, and it is elliptical if Earth is considered to be spherical.